स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमारे पास कोई भी सिस्टम जो कि मैटर पर कंसिस्ट कर रहा होता है, आइदर इट इज अ लिक्विड, सॉलिड और गैस, तो इसमें कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लाजमी प्रेजेंट होती है। अब ये एनर्जी क्या क्या हो सकती है? इट मे बी द सम ऑफ काइनेटिक एज वेल एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है? हम ये पीछे पढ़ चुके हैं। मॉलिक्यूल्स के में हर टाइम पे ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल मूवमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि उस मैटर के अंदर काइनेटिक एनर्जी के साथ-साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कौन-सी होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास वो एनर्जी आ जाती है जो इसके अंदर उसके अंदर पाए जाने वाले तमाम बॉन्ड्स हैं, यानी तमाम अट्रैक्टिव फोर्सेस, चाहे वो इंट्रामॉलिक्यूलर है, चाहे वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड वैन डेर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट अमंग द पार्टिकल्स। इट मीन्स कि आपके पास जो भी मैटर है, सिस्टम जिसको आप डिस्कस कर रहे हो, चाहे वो गैस, लिक्विड या सॉलिड है, तो वो लाज़मी बात है उस एटम से मिलकर बनी है और उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल, रोटेशनल मोशंस हैं, वो काइनेटिक एनर्जी का पार्ट उनकी वजह से होगा। और वो जितनी भी तमाम बाइंडिंग फोर्सेस हैं जिनकी वजह से वो एटम्स आपस में एक-दूसरे के साथ एक्सिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपके बॉन्ड्स हैं या चाहे वो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो किसके तौर पर किसका रोल प्ले करेंगी? पोटेंशियल एनर्जी। और जब हम इन दोनों एनर्जीज़ को सम कर लेते हैं, तो हम उसको नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी का। तो इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है, द टोटल ऑफ ऑल द पॉसिबल काइंड ऑफ एनर्जीज ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ई के साथ। और ई जो है बेसिकली, इसको हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इंटरनल एनर्जी की फाइंड करना मुमकिन नहीं है, इसलिए हम इसके लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं डेल्टा ई, जो कि रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एनर्जी को। और चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई ये एक स्टेट फंक्शन है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि स्टेट फंक्शन किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टी होती है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रही थी, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इस पर डिपेंड नहीं कर रही होती कि वो चेंज आप किस पाथवे के थ्रू लेकर आए हैं। यहाँ पर नीचे आपको कुछ उन्होंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है कि किस तरह से हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन हो सकती है एटम्स की, किस तरह से वाइब्रेशनल मोशंस हो सकती हैं और किस तरह से रोटेशनल मोशन जो है वो हो सकती है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर अगर हम करना चाहते हैं किसी सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ, तो उसके दो वे आउट हो सकते हैं। पहला वे हो सकता है हीट और दूसरा हो सकता है वर्क। मैंने भी आपसे कहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, यानी आप उसके अंदर कोई चेंज ला सकते हैं, उसकी कोई इनिशियल या फाइनल वैल्यू होगी। तो वो चेंज आएगा कैसे? उसके दो वे आउट हैं। एक वे आउट क्या है? हीट। और सेकंड हमारे पास क्या है? वर्क। पहले हम देख लेते हैं हीट को। हीट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम, इट इज देयरफॉर नॉट अ स्टेट फंक्शन। आपके पास आप किस चीज का, फॉर एग्जांपल आप एक चीज रूम टेम्परेचर पे मौजूद है, आप उसको ज्यादा हीट देंगे तो वो जल्दी अपना टेम्परेचर राइज कर लेगी। आप उसको स्लो हीटिंग करेंगे तो वो देर से वो टेम्परेचर राइज करेगा। उसका इसका मतलब है कि हीट वो प्रॉपर्टी है जो पाथवे पे डिपेंड कर रही है। इट मीन्स इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। दूसरी बात ये कि हीट जो है वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, हीट तो ट्रांसफर हो रही होती है सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान। तो यही वजह है कि हीट एक स्टेट फंक्शन नहीं है, लेकिन ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म करने के काम आती है। इंटरनल एनर्जी जो है वो हीट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं हीट को? क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। जब भी हमारे पास सिस्टम का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो हीट बाहर की तरफ फ्लो करती है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट अंदर की तरफ फ्लो करती है। ये सारा जो है किस वजह से होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी, ताकि जो हीट है, जो एनर्जी है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्म किया जा सके। इसके अलावा इसको हाइलाइट करें कि हम हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और वर्क स्टार्ट करने से पहले एक इसको हाइलाइट कर लें कि हमारे पास हीट एब्जॉर्ब अगर हो रही है तो हम क्यू का सिंबल पॉजिटिव शो करते हैं। और अगर हमारे पास हीट इवॉल्व हो रही है सिस्टम के अंदर से और सराउंडिंग में जाके वो कर रही है एब्जॉर्ब, तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नेगेटिव से। ये वही हमारे पास कन्वेंशंस हैं जो हम एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के केसेस में इस्तेमाल करते हैं। सेकंड आ जाए। सेकंड जो हमारे पास वे आउट है जिसके ज़रिए हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो है वर्क। वर्क हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास एक और जो है वे
वे आउट है जिसके ज़रिए हम एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज़ द प्रोडक्ट ऑफ फ़ोर्स एंड डिस्टेंस, जिसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं W इज़ इक्वल्स टू F इंटू S। अब और वर्क के यूनिट्स क्या होंगे? जाउल्स होंगे। अब केमिस्ट्री में हमारे पास वर्क डन किस टाइप का हो सकता है? तो केमिस्ट्री में जो मोस्ट कॉमन टाइप वर्क डन की है वो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जहाँ पर आपके पास फ़ोर्स जो है वो प्रेशर होगा और आपके पास डिस्टेंस क्या होगा? अगर आपने प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम का कम हो जाना, अगर आपने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया तो वॉल्यूम का बढ़ जाना। तो अगर आप अपने इसको ज़हन में लेकर आएँ, मैं आपको यहाँ फिगर के थ्रू भी शो कराती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप बाहर से प्रेशर लगाएँगे तो वॉल्यूम का कम हो जाना, ये तो ये एक तरह से क्या है? ये एक तरह से डिस्टेंस ही है। अगर V1 पहला वॉल्यूम है, V2 बाद वाला वॉल्यूम है, तो आप प्रेशर को कम या ज़्यादा यानी फ़ोर्स कम या ज़्यादा करके उसके डिस्टेंस के अंदर कमी ला रहे हैं या फिर उसको ज़्यादा कर रहे हैं। तो इट मीन्स कि केमिस्ट्री के अंदर भी वर्क डन हो सकता है, वो कौन-सी टाइप होगी? दैट इज़ प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन किया गया है कि हमारे पास वर्क डन क्या हो सकता है, माइनस पी डेल्टा वी, यानी प्रेशर वो जो आपने फोर्स लगाई उसकी वजह से डिस्टेंस यानी जो उसका चेंज इन वॉल्यूम आ रहा है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा वी के साथ। अच्छा, उसके बाद एक इसको भी हाइलाइट कर लें, वर्क अगेन वर्क नॉट अ स्टेट फंक्शन, जैसे भी हमने ऊपर क्यू के बारे में पढ़ा है। और इसको हाइलाइट कर लें कि हम कब वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं और कब वर्क डन को नेगेटिव लिया जाता है। साइन ऑफ वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी अगर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम। और तब हम डब्ल्यू के लिए सिंबल इस्तेमाल करेंगे प्लस का। और इट इज नेगेटिव व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम। आपका मूवेबल पिस्टन है, आपके सिस्टम के अंदर आपका जो रिएक्शन वेसल थी उसमें इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया कि पिस्टन ऊपर की जाने मूव होने लग गया। अब ये क्या है? ये वर्क डन बाय द सिस्टम है। तो ऐसे केस में हम वर्क डन डब्ल्यू के लिए कन्वेंशन, जो साइन कन्वेंशन है वो क्या इस्तेमाल करेंगे? नेगेटिव की। तो यहाँ से हमें ये पता लगा कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें अगर आप कोई चेंजिंग्स लेकर आ रहे हैं तो वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो सकती है, या तो आप हीट के जरिए ला सकते हैं या फिर आप वर्क डन के जरिए ला सकते हैं। अब इसकी बेस पर हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है, जिसके अकॉर्डिंग एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट यस आप इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को, अपने सिस्टम की एनर्जी जो है उसको सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड वर्क। और ये दोनों चीजें भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि हमारे पास एक गैस है जिसको एक सिलेंडर में इनक्लोज किया गया है और उसके ऊपर उसका एक लिड है, ढक्कन है, पिस्टन। लेकिन जो पिस्टन है उसकी कंडीशन आपने यहाँ हाईलाइट कर ली, फ्रिक्शन लेस है। इट मीन्स कि ये पिस्टन, ये लिड मूव कर सकता है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास उस सिस्टम को हमने यानी वो जो गैस भरी हुई है उसको हम क्या करना शुरू करेंगे, हीट क्यू सप्लाई करेंगे। जो उसकी अपनी ओरिजिनल एनर्जी है, इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट पे जो एनर्जी है उसको मैं नाम दूंगी E1 का। और जब मैंने उसको क्यू हीट देना शुरू की, उसके बाद जो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, E2 का। पहले ही हमने डिस्कस कर लिया कि उसका पिस्टन मूवेबल है, तो पिस्टन जो है वो मूव करेगा अपवर्ड, जाहिर बात है आपने उसको हीट दी है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह जो है उसमें इज़ाफ़ा होगा। हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल्स टू E2 माइनस E1। और हमने अभी पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा है कि जो चेंज इन एनर्जी है वो किसके इक्वल होता है? Q प्लस W। Q इज़ द हीट एंड W इज़ द वर्क डन। सो वी कैन राइट डेल्टा E इज़ इक्वल्स टू Q प्लस W। अब इस इक्वेशन के अंदर Q रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड V इज द वर्क डन, W इज द, यहाँ W आना है, W इज द वर्क डन बाय द सिस्टम इन मूविंग द पिस्टन अप। If W is the pressure volume work, then above expression assumes the following form। ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा हुआ था, डेल्टा E इज इक्वल्स टू Q प्लस W। W मैंने अभी आपसे अगर हम रिकॉल करें तो हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो W है ये बेसिकली होता है P डेल्टा V। वो अभी हमने डिस्कस किया था कि P यानी ये फोर्स होगी और डेल्टा V क्या होगा, उसका डिस्टेंस ट्रेवल होगा। फिर हमने ये बात पढ़ी थी कि जाहिर बात है जब आप हीट कर रहे हो आपके पास ये यहाँ पर बीकर था, यहाँ पर आपके पास उसका पिस्टन था जो कि फिक्स्ड नहीं था।
नीचे से आपने उसको हीट करना शुरू किया। तो इट्स अंडरस्टूड कि जब आपने उसको हीट किया होगा, तो हीट करने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, तो इन्होंने क्या किया होगा, प्रेशर ऊपर की तरफ अप्लाई किया होगा, ठीक है? पहले पिस्टन यहाँ पे था, अब आपके पास वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क की वजह से, अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से पिस्टन मूव करके यहाँ आ गया। वॉल्यूम भी बढ़ा, ठीक है? और ये क्या हुआ, पिस्टन ऊपर की तरफ कहाँ से गया है? सिस्टम के अंदर से प्रेशर अप्लाई हुआ है, तो हम कहेंगे ये क्या है? ये है वर्क डन बाय द सिस्टम। और अभी हमने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, नेगेटिव साइन। तभी हम यहाँ पर नीचे अभी इक्वेशन ये ऑब्जर्व करेंगे, लिखा हुआ है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू। क्यू क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो रही थी, इसलिए मैंने उसके साथ नेगेटिव नहीं लगाया, माइनस पी डेल्टा वी, यानी मैंने जो वर्क डन यहाँ हो रहा था उसकी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। राइट, अब हम इसको आगे देखते हैं। हाँ जी, ये हमारे पास वही वाली जो मैंने अभी आपके सामने ऊपर स्टेटमेंट लिखी थी, वही वाली हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म आ गई। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यही वाली एग्जांपल कंसीडर करनी है, लेकिन अब क्या डिफरेंस है इसको हाइलाइट कर लें। नाउ पिस्टन इज केप्ट इन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब आपने अपने पिस्टन को फिक्स कर दिया है, वो जो लिड था ऊपर वाला उसको फिक्स कर दिया है। अब दूसरे अल्फाज में अब आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं आ सकती। पहले तो देखिए ना इस तरह था, जब लिड ऊपर मूव करता था ऊपर की तरफ तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा था। अब हमने ये कहा है कि हमने पिस्टन को फिक्स कर देना है। अब क्या होगा, पिस्टन अपनी जगह से नहीं हिल सकता, इसका मतलब है कि गैस का वॉल्यूम जितना पहले था उतना ही क्या रहेगा, अब भी रहेगा। चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है कि अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर डेल्टा वी की जगह, वॉल्यूम में चेंज ही नहीं आ रहा, क्यों चेंज नहीं आ रहा, मैंने पिस्टन को फिक्स कर दिया है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा वी की जगह आ जाएगा जीरो। जब मैं पी को जीरो से मल्टीप्लाई करूंगी, आंसर विल बी जीरो। इसका मतलब है मेरे पास इक्वेशन क्या बच जाएगी, इक्वेशन बच जाएगी डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू वी। तो इसका मतलब है यहाँ से हाईलाइट करें, हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है, वो इक्वल होता है क्यू के। और क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, लेकिन कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तभी आप देख रहे हैं नीचे हमने क्या लिखा हुआ है, छोटा सा करके वी लिखा हुआ है। तो इसको हमने याद करना है कि कभी भी आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर लिया जाता है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है कि उसके अंदर कितनी अमाउंट में हीट एब्जॉर्ब हुई है। और ये पेपर में आपको इस तरह से पूछ लिया जाता है, ये स्टेटमेंट आपको दे दी जाती है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू वी, और इसके ऊपर लिखा होता है प्रूफ। तो इसको प्रूफ आप कैसे करेंगे, ये जो भी आपने ऊपर पढ़ा कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, वहां से आप स्टार्ट करेंगे, और साथ ही इस पिक्टोरियल, ये जो आपको इमेज दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है, साथ इसके थ्रू आप इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसको आप प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इंथैल्पी। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी बेसिकली किसी भी सिस्टम का टोटल हीट कंटेंट हमें बताता है, और हमने अपने सामने वही वाला जो भी हम एक्सपेरिमेंट देख रहे थे उसी को कंसीडर करना है। और इसमें हम कहेंगे कि अमाउंट ऑफ हीट क्यू इज गिवन टू द सिस्टम व्हिच इज नाउ केप्ट एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वही जैसे अभी आपने पीछे एक्सपेरिमेंट देखा है, सेम वही सेटअप है, गैस को इनक्लोज किया गया है, लेकिन अब हमने क्या है, हमने इसका प्रेशर कांस्टेंट कर दिया। पहले हमने वॉल्यूम कांस्टेंट किया था, अब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है। अब हमारे पास क्या होगा, हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, और हीट प्रोवाइड करने पे उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जो बाकी की एनर्जी होगी वो वर्क डन करेगी सिस्टम के ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। टू टेक द अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड accompanying वर्क डन बाय द गैस, देयर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कॉल्ड एंथैल्पी और हीट कंटेंट। अब एंथैल्पी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एच के साथ। और एंथैल्पी जो है ये भी एक हमारे पास स्टेट फंक्शन है, और इसको मेजर किस में किया जाता है, जाउल्स के अंदर, वही यूनिट्स जो एनर्जी के यूनिट होते हैं। इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एच इज इक्वल्स टू ई प्लस पी वी। अब ई हमारे पास क्या है, इंटरनल एनर्जी, प्लस जो इसने वर्क डन इन्वॉल्व है इसके अंदर पीवी। यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि इसमें क्या दो चीजें इन्वॉल्व है, अ पार्ट ऑफ दिस हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द
जो आप उसको हीट दे रहे हैं वो 2 काम करेगा। एक तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा एंड द रेस्ट बाकी क्या करेगा इज़ यूज्ड टू डू वर्क डन ऑन द सराउंडिंग। तो हमने यही वजह से इसको क्या बताया है कि डेल्टा एच किसके बराबर है? एक उसका पार्ट है जो उसकी इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बढ़ाएगा और दूसरा क्या करेगा? वर्क डन करेगा। अच्छा, अगेन हमारे पास चूँकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इस वाली इक्वेशन के दोनों तरफ जो है, ये मेरे पास मेरे पास सिंपल एंथैल्पी की इक्वेशन थी। चूँकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, तो मैं क्या करूँगी, इसके दोनों तरफ इसको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दूँगी। यहाँ पर डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास डेल्टा एच आ गया। इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो डेल्टा ई आ जाएगा और जब इधर मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 2 केसेस बन जाते हैं। एक केस ये बन जाता है कि मैं डेल्टा को प्रेशर के साथ लिखूँ और दूसरा केस ये बन जाता है कि मैं डेल्टा को वॉल्यूम के साथ लिखूँ। अब जैसे कि अभी आपने देखा है, हम पीछे यही अज़्यूम करते आ रहे हैं कि हमने इसकी सबसे पहले जब इसको स्टार्ट किया तो वहाँ हमने कंडीशन ये कही थी कि हमने चेंज इन प्रेशर क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट है। ठीक है? ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो रहा है। इसका मतलब है कि डेल्टा P मेरे पास क्या होगा? 0। डेल्टा P के 0 होने का मतलब है कि जो मेरे पास ये वाली पूरी जो है इक्वेशन का ये वाला जो पार्ट है क्या हो जाएगा? 0। तो बाकी का बचेगा डेल्टा H इज़ इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस मेरे पास क्या बचेगा? पी डेल्टा वी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। यू कैन सी यहाँ लिखा हुआ है डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अच्छा, अब अगर तो मेरे पास गैसेस है ना, तो मेरे पास वहां कोई ना कोई चेंज इन वॉल्यूम होगा। लेकिन अगर मेरे पास हो लिक्विड या फिर सॉलिड, तो उनकी जो है वॉल्यूम के अंदर कोई खास चेंज नहीं आता। हमें पता है कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है बनिस्बत किसके? गैसेस के। तो यही वजह है कि आपके पास क्या होगा कि अगर मेरे पास सॉलिड है या फिर लिक्विड है, तो मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? 0। जब मैं उसको P से मल्टीप्लाई करूँगी 0, इसका मतलब है ये पूरी टर्म यहाँ से क्या हो जाएगी मेरे पास? नेग्लेक्ट हो जाएगी और मैं कहूँगी कि डेल्टा H और डेल्टा E दोनों क्या आ जाएँगे? इक्वल। बट दिस इज़ ओनली ट्रू फॉर द केस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड्स। ये सिर्फ़ कब वैलिड होगा? जब हम बात कर रहे होंगे लिक्विड्स की या सॉलिड्स की। जब हम बात कर रहे होंगे गैसेस की, तब ये चीज़ वैलिड नहीं है, क्योंकि गैसेस के केस में चेंज इन वॉल्यूम होता है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो हमने अभी एक्सप्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, इसको हम फर्दर कैसे जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास चेंज इन एनर्जी क्यू, हीट और वर्क डन के इक्वल होता है। और यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है, ये बाय द सिस्टम है, ऑन द सराउंडिंग है, लेकिन बाय द सिस्टम है। तो हमने डिस्कस किया है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा किसके इक्वल होता है? पी डेल्टा वी, और उसके लिए हम कन्वेंशन का यूज करते हैं नेगेटिव की। तो मैं इस वाले इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू और वर्क डन की जगह क्या आ जाएगा? उसकी वैल्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब अगर मैं क्या करूं कि मैं इस सारा जो एक्सप्रेशन आया है ये वाला, इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं अपनी इक्वेशन 4 के अंदर। अब इक्वेशन 4 क्या थी? इक्वेशन 4 वो थी जिसके मुताबिक डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। मैं ये करना चाह रही हूँ कि ये जो मैंने ई की इक्वेशन जो वैल्यू निकाली है वो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा डेल्टा एच इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, और ये मेरे पास आ जाएगा पी डेल्टा वी। ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो मेरे पास क्या बचेगा? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्यू। अब ये सारा काम हमने किया है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो मैं इसके नीचे क्या लिख सकती हूँ? छोटा सा पी लिख सकती हूँ। अब यहाँ से मेरे पास एंथैल्पी की एक और नई डेफिनेशन सामने आती है। वो क्या आती है? वो ये आती है कि मेरे पास एंथैल्पी बेसिकली क्या है? हीट चेंज है। चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। आप देख सकते हो कि डेल्टा एच किसके इक्वल आया है? जो रिएक्शन के अंदर अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई है उसके बराबर है, और किसके ऊपर है? एट कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है?
और द रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर मोर फ्रीक्वेंटली देन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जो हमने पीछे रिलेशनशिप पढ़ा है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू बी, उसको एक्सपेरिमेंटली हैंडल करना मुश्किल है बनिस्बत जब आप एट कांस्टेंट प्रेशर काम कर रहे होते हैं। तो डेल्टा एच हमारे पास एक काफ़ी यूजफुल एक्सप्रेशन है और इसकी बेस पर हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं।